हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज वेक्टर्स की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जैसा मैंने पिछले लेक्चर में आपको कहा था कि आज हम लोग ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ पे कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। जी हाँ, आज हम लोग ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, है ना। याद करने की कोशिश कीजिए। तो पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ में मैंने एक फॉर्मूला आपको दिया था, है ना, जिससे हमने बताया था कि इस तरीके से आप किसी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल सकते हो, है ना। रिजल्टेंट निकाल सकते हो। वो फॉर्मूला मैं सबसे पहले आपके स्क्रीन पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ देखिए ध्यान से। वो फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ये बताया था कि अगर कोई रिजल्टेंट वेक्टर है, इफ़ इट इज इक्वल टू वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू, तो मैंने आपको ये बताया था कि देन आर स्क्वायर मीन्स इसका मैग्नीट्यूड, वेयर आर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा होगा। ये मैंने बताया था आपको। हाँ सर, है ना। ये चीज़ मैंने बताई थी और ये बताया था कि जो आर है वो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड होगा और उस हिसाब से आर का जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। हाँ सर, ये तो बताया था आपने, है ना। और एक चीज़ और मैंने बताई थी कि इसका डायरेक्शन जब आप निकालते हो तो अल्फा की वैल्यू हो जाती है tan इनवर्स व्हाट बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, है ना। ये पार्ट मैंने बताया था और आपने नोट भी किया होगा, आपको याद भी होगा, होप, है ना, उम्मीद करता हूँ। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस के सेशन को आगे बढ़ाते हैं, है ना। और सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ वेक्टर p प्लस वेक्टर q इक्वल्स वेक्टर r एंड mod of vector p is equal to mod of vector q equals mod of vector r, then find the angle between vector p and vector q। क्वेश्चन ये कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर वेक्टर p प्लस वेक्टर q इज इक्वल टू वेक्टर r हो और p की मैग्नीट्यूड, q की मैग्नीट्यूड और r का मैग्नीट्यूड तीनों सेम हो तो p और q के बीच का एंगल क्या होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो कि वेक्टर p प्लस वेक्टर q इक्वल्स वेक्टर r हो तो पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा होगा, जहां पे थीटा दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा, है ना। हाँ सर, ये तुम जानते हैं। चलो इसको मान लो रिलेशन नंबर 1। इसको क्या मान लेते हैं, रिलेशन नंबर 1। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब आपको एक पार्ट क्वेश्चन में गिवन था, व्हाट दैट मैग्नीट्यूड ऑफ p इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ q इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ r। इसको हमने कितना लेट कर लिया, x क्या कर लिया, लेट कर लिया, है ना। बचपन से लेट करने की आदत पड़ चुकी है हम लोग को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या फर्स्ट रिलेशन में इस p q और r की वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल। अगर उसकी वैल्यूज को आप पुट कर दो तो कहानी कुछ ऐसी होगी, एक्स स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स दैट इज 2x स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। क्लियर है। चलिए इसका ऑपरेशन करते हैं। तो देखिए सिंपल, आप यहां पहुंचेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर। सिंपल किया मैंने, ये अलजेब्रा है, एडिशन है ना। लाइक टर्म्स को एक तरफ किया, उसके बाद सॉल्व आउट किया। तो कॉस थीटा की वैल्यू आपको क्या मिलती है, -1/2। अब कॉस थीटा की वैल्यू -1/2, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2 को कॉस 120 डिग्री कर सकते हो। मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 120 डिग्री। यानी जो रिक्वायर्ड एंगल था दोनों वेक्टर्स के बीच वो क्या हो गया, 120 डिग्री मेरे प्यारे बच्चों, समझे आपने, है ना। वेरी गुड, मीन्स रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज 120 डिग्री, है ना। चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो वेक्टर्स के बीच का एंगल है ना, आपने पैरेललोग्राम लॉ से निकाला, क्या इसको ट्रायंगल लॉ से भी निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। तो चलिए ट्रायंगल लॉ से निकालने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना। अगर आप ट्रायंगल लॉ का यूज करोगे तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में एक पार्ट गिवन था, क्या गिवन था कि जो तीनों वेक्टर्स हैं, वेक्टर p, वेक्टर q और जो वेक्टर r है, इन तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है सर। हाँ हाँ, मैग्नीट्यूड सेम है। इसका मतलब जिस ट्रायंगल पे आप इन तीनों वेक्टर को रिप्रेजेंट करोगे उस ट्रायंगल के तीनों साइड्स का लेंथ भी बराबर होना चाहिए,
क्योंकि तीनों वेक्टर वही तो है, एक P है, एक Q है और एक क्या है, R है। हाँ सर, बराबर होना चाहिए, मतलब तीनों लेंथ बराबर, यानी ट्रायंगल कैसा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल की हर एंगल की वैल्यू कितनी हो गई सर, 60 डिग्री। अब मान लिया ये P, ये Q, ये R, तो तीनों एंगल्स की वैल्यू 60 डिग्री। सर तब तो एंगल बिटवीन वेक्टर 60 हुआ, अब तो 120 लाए हो। नहीं नहीं नहीं, आप थोड़ा सा और दिमाग लगाइए, रिकॉल कीजिए, मैंने आपको क्या कहा था कि ये कभी भी वेक्टर्स के बीच का एंगल नहीं होता। वेक्टर्स के बीच का एंगल वही होता है जो वेक्टर्स को मंजूर होता है। और वेक्टर्स को क्या मंजूर है बच्चों, वेक्टर्स को ये मंजूर है कि हमारे टेल्स को मिलाओ और तब एंगल बताओ। तो टेल्स को मिलाने के लिए हमने वेक्टर को खिसकाया और हमने ये पाया कि दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री आया, इसीलिए ये एंगल 120 डिग्री ही होगा। यानी दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल आपने ट्रायंगल लॉ से भी निकाल लिया और पैरेललोग्राम लॉ से भी निकाल लिया, एंड यू फाइंड दैट बोथ आर सेम, है ना, यानी हमारा कैलकुलेशन सही है। ओके, दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, आप सॉल्यूशन को नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, मैं स्लाइड कर दे रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये कोई केबीसी का डायलॉग नहीं है, हाँ आपके स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन। चलिए क्या दिख रहा है कि वेक्टर P प्लस वेक्टर Q इक्वल्स वेक्टर R, है ना, एंड P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इक्वल्स R स्क्वायर, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर Q। इसको भी हम लोग दोनों मेथड से बनाने की कोशिश करते हैं, ट्रायंगल लॉ से भी और पैरेललोग्राम लॉ से भी। चलिए आप देखिए, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसका, है ना। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसा इसमें लिखा गया है कि वेक्टर P प्लस वेक्टर Q इज इक्वल टू वेक्टर R, है ना, तो उस हिसाब से हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि इफ वेक्टर P प्लस वेक्टर Q इक्वल्स वेक्टर R, देन R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। रीजन, व्हाट शुड बी द रीजन सर, पैरेललोग्राम लॉ, बिल्कुल पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग ये होगा। और आपको क्वेश्चन में एक चीज गिवन है कि P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, दिस वाज ऑलरेडी गिवन। तो क्या आप लोग P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर को R स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हो, और अगर आपने रिप्लेस कर दिया तो एक्सप्रेशन ऐसा बन जाएगा R स्क्वायर इक्वल्स R स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। टेकिंग R स्क्वायर दिस साइड क्या होता है, R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इक्वल्स 2PQ cos थीटा। 2PQ cos थीटा इज इक्वल टू 0, cos थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू 90 होने पर ही cos थीटा 0 होता है, इसलिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, यानी वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, है ना। अच्छा सर, ट्रायंगल लॉ से जरा बता दो। अच्छा हाँ ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ से देखने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दिस इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, दिस इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, है ना। हाँ सर, ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट किसी ट्रायंगल में, ये तो ट्रायंगल में अप्लाई होगा आपको पता है, हाँ सर, क्यों, क्योंकि वेक्टर्स पढ़ रहे हैं। तो जब किसी ट्रायंगल में पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप अप्लाई कर रहे हो, मतलब ट्रायंगल कैसा होता है सर, राइट एंगल ट्रायंगल। कैसा होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये कंफर्म हो गया कि राइट एंगल ट्रायंगल। ये कितनी डिग्री, 90 डिग्री। अब आपको पता है कि आर कौन सा वेक्टर था, रिजल्टेंट वेक्टर, तो ये हो गया वेक्टर आर, है ना। तो बचाओ, ये तो बचा ना पी और क्यू, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर था। ये हाइपोटेनियस हो रहा है पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग, तो हाइपोटेनियस पे इसको प्लेस कर दिया, तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होगा, ऑब्वियसली 90 डिग्री। हाँ सर, समझ में आ गया ना, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ एंड ट्रायंगल लॉ, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, इफ वेक्टर p प्लस वेक्टर q इक्वल्स वेक्टर r एंड मॉड ऑफ p प्लस मॉड ऑफ q इज इक्वल टू मॉड ऑफ r, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड वेक्टर q। ये सोचने वाली बात है, तो प्रैक्टिकली इसको समझते हैं। मान लिया जैसे मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और फिर 3 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना सर, 5 न्यूटन। दूसरे फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना सर, 3 न्यूटन।
टोटल फोर्स कितना होगा, सेम डायरेक्शन में अगर लगाया हो तभी टोटल फोर्स 5 + 3 होगा, है ना। मीन्स टोटल फोर्स पहले 5 न्यूटन लगाया, दूसरा 3 न्यूटन लगाया, टोटल फोर्स 8 न्यूटन तभी होगा जब दोनों का डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। तो देखो ना, 5 + 3 = 8, P + Q = R, है ना। दोनों के मैग्नीट्यूड का सम, दोनों के मैग्नीट्यूड का सम, ये तभी संभव है जब दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। और जब डायरेक्शन सेम हो तो वो कैसे वेक्टर्स होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स। और पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होता है बच्चों, 0 डिग्री, है ना। कितना होता है, 0 डिग्री। यानी आप कॉन्सेप्चुअली ये कर रहे हो कि वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। दूसरा तरीका, अगर ट्रायंगल लॉ लगाओ, है ना, ट्रायंगल लॉ अगर लगाते हो बच्चों तो आपको ये दिख रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ P मैग्नीट्यूड ऑफ Q = मैग्नीट्यूड ऑफ R, ऐसा है। मैग्नीट्यूड ऑफ P + मैग्नीट्यूड ऑफ Q = मैग्नीट्यूड ऑफ R। तो अगर आप ट्रायंगल लॉ से सोचते हैं तो इस ट्रायंगल लॉ पे एक P होना चाहिए और एक Q होना चाहिए और दूसरा R होना चाहिए, तीसरा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये प्लस ये बराबर ये होना चाहिए, मतलब P + Q = R होना चाहिए। क्या ऐसा संभव है, तो सर पता नहीं। अरे नहीं संभव है भाइयों, क्यों, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स का सम तीसरे साइड से हमेशा ज़्यादा होता है, और यहाँ पे तो बराबर कर दिया, इसलिए ऐसा संभव है नहीं। और अगर ऐसा नहीं संभव है तो ये ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, और अगर ट्रायंगल नहीं बनेगा मतलब इस वेक्टर को हम लोग ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग प्लेस नहीं कर सकते, और नहीं प्लेस करेंगे ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब थीटा कितना डिग्री है, 0 डिग्री है। क्लियर है, ये हुआ ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग, ये कॉन्सेप्चुअली। और दूसरा पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम लोग यूज करें तब कैसे बनाएंगे, तो फिर उसी एक्सप्रेशन को मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या लिख सकते हैं, P² + Q² + 2PQ cos θ = R², है ना। लिख सकते हैं कि नहीं, है ना, वेरी गुड। अब देखो ध्यान से, फिर लिख दिया P² + Q² + 2PQ cos θ = क्या हम लोग R² की जगह P + Q लिख सकते हैं, तो ये पूरा क्या हो जाता है, P + Q का होल स्क्वायर होगा ना, वेरी गुड। अब देखिए ध्यान से, ये गिवन था इसलिए मैंने लिखा R² की जगह। अब ये होगा P² + Q² + 2PQ cos θ = P + Q के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, P² + Q² + 2PQ। अब देखिए तो कौन कौन सी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी इधर आके, माइनस होके, P² कैंसिल, Q² कैंसिल, है ना। अगर आप cos PQ को उधर ले जाके डिवाइड करोगे तो cos θ की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 1। और cos θ 1 तभी होता है जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, 0 डिग्री हो। थीटा की वैल्यू कितनी हो मेरे प्यारे बच्चों, 0 डिग्री। तो ये आपने पैरेललोग्राम लॉ से सॉल्व किया, ये आपने कॉन्सेप्चुअली बता दिया, और ये आपने ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग चल दिया, है ना। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को भी इजीली बना सकते हैं। अगर आप सॉल्यूशन नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। लैंग्वेज नहीं लिखा मैंने, लेकिन इजी टू अंडरस्टैंड है, इसलिए मैंने शॉर्ट में बताया ये आपको। आप इसको घर पे भी बनाने की कोशिश करेंगे, काफ़ी इजी है, और दोनों मेथड से बनाइए, और अपने मन से ऐसे क्वेश्चंस आप क्रिएट करो, है ना। सिर्फ न्यूमेरल्स चेंज करो, क्वेश्चंस क्रिएट करो, बहुत सारा कॉन्सेप्ट खुलकर सामने आएगा, और फिर आपके पल्ले और क्लियरली पढ़ने लगेगा, है ना, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होने लगेगा। इसलिए ट्राई टू क्रिएट द प्रॉब्लम एंड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम खुद क्रिएट कीजिए, खुद सॉल्व कीजिए, मतलब मुसीबत में खुद फंसिए और खुद उसका हल ढूंढिए, है ना। इससे कॉन्सेप्ट और फिल्टर होने लगेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन ये गिवन है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड इन मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर ए, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। क्वेश्चन ये करा मेरे प्यारे बच्चों कि दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनका रिजल्टेंट वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है, और मैग्नीट्यूड में रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर ए के बराबर है। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। जी हाँ, मुझे वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। चलिए वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालने का कोशिश करते हैं, है ना। चलिए तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये गिवन है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का रिजल्टेंट वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है ना।
तो सबसे पहले ये मानते हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आर था वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर होना चाहिए, रिजल्टेंट है तो। और एक चीज़ और गिवन है कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमने कितना मान लिया, ए। कितना मानते हैं, ए, ठीक है ना। चलिए, या फिर वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए होना चाहिए, है ना। अब कहानी ये होती है कि ठीक है उसके बराबर है, तो और क्या एक और चीज़ गिवन था, तो हाँ सर ये गिवन था कि वेक्टर आर जो है सो परपेंडिकुलर है वेक्टर ए के, है ना, वेक्टर ए के। तो रिकॉल कीजिए जब हमने आपको बताया था पैरेललोग्राम लॉ, तो हमने आपको ये बताया था कि ये एंगल अल्फा होता है, ये पैरेललोग्राम हो गया, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, और अल्फा की वैल्यू हमने निकालनी सिखाई थी, आपको याद है ना। तो हमने आपको ये बताया था कि ये एंगल होता है जो कि रिजल्टेंट वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ सबटेंड कर रहा है, और यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए के साथ कितना सबटेंड कर रहा है, 90 डिग्री। तो आप कह सकते हो कि अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ सर कह सकते हैं ना, अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि टैन अल्फा की फॉर्मूला के बारे में, है ना। तो टैन अल्फा इज इक्वल टू होता था क्या, बी साइन थीटा, रिकॉल कीजिए, बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ये हम लोग पैरेललोग्राम लॉ से सॉल्व कर रहे हैं, मैं ट्रायंगल लॉ से भी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो tan अल्फा वाज इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है सर, 90 डिग्री। तो चलो पुट करते हैं, tan 90 डिग्री इज इक्वल टू बी साइन थीटा और बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, है ना। tan अल्फा की वैल्यू तो आपको याद नहीं होगा क्योंकि बहुत कम को याद रहता है 90 की वैल्यू, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल 10th में पढ़ा हुआ चीज़ कौन याद रखे सर। हाँ, जिनको याद है वो आगे बढ़ते हैं, जिनको नहीं याद है वो याद कर लीजिएगा क्योंकि इस चैप्टर में काम आने वाला है ना। तो या फिर आगे भी फिजिक्स में काम आएगा, कंपोनेंट्स वगैरह रिजॉल्व करेंगे तब। तो tan 90 की वैल्यू होती है बच्चों नॉट डिफाइंड, है ना, इन्फिनिटी, एंड दैट इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, है ना। अब एक छोटा सा ट्रिक करते हैं, दैट इज कॉल्ड डूइंग इधर उधर। डूइंग इधर उधर मतलब इसको उधर उसको इधर, है ना। तो क्या करेंगे, डूइंग इधर उधर के बाद आपको ये मिलता है कि बी साइन थीटा अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा। अब देखो अगर समथिंग बाई जीरो इन्फिनिटी होता है, समथिंग, है ना, समथिंग बाई जीरो इन्फिनिटी, तो समथिंग बाई इन्फिनिटी शुड बी जीरो, तो दैट इज जीरो, एंड इट इज इक्वल टू ए प्लस, लिख देता हूँ, ए प्लस बी कॉस थीटा, है ना। और अगर ए प्लस बी कॉस थीटा लिखते हैं तो आपको एक चीज़ तो मिल गया कि सर बी कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस ए। इस रिलेशन को मान लो रिलेशन नंबर 1, बी कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस ए। अब अगर इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं तो क्या पैरेललोग्राम लॉ से आप ये लिखेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब देखो ध्यान से, क्या आर का मैग्नीट्यूड ए गिवन था, हाँ सर, है ना। तो क्या आर की जगह आप ए लिख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। निकालनी क्या है हम लोग को सर, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो इसके जगह बी स्क्वायर लिख दिया प्लस 2a, और क्या बी कॉस थीटा की वैल्यू माइनस ए मिली है तो हमने पुट कर दिया माइनस ए, किसका यूज करते हुए, यूजिंग रिलेशन 1, है ना। अब देखो तो क्या आपको ऐसा दिख रहा है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, क्या हो जाता है, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। इसको सॉल्व किया मैंने, है ना। अब इस माइनस ए स्क्वायर इधर ले आओगे तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाती है, 2a स्क्वायर, है ना। और जब बी स्क्वायर की वैल्यू 2a स्क्वायर हो जाएगी तो b की वैल्यू क्या करोगे, अंडर रूट 2a स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू a रूट 2। यानी देयरफॉर आप ये कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इज इक्वल टू a रूट 2, है ना। हाँ सर, लेकिन एक बार और समझा देते ना तो और अच्छा होता। चलिए समझते हैं इसको, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक बार फिर से समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये गिवन था कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए के बराबर है ना, और रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए के परपेंडिकुलर भी है,
मतलब द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए एंड द रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। मतलब रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है और इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए के बराबर है, तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो मान लिया कि वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। जो गिवन है वो ये है कि मॉड ऑफ वेक्टर आर और मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर है। एक और पैरामीटर हमको गिवन है, जो एंगल है रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर ए के बीच, वो भी गिवन है। सर वो कैसे? अरे देखो ना, वेक्टर आर परपेंडिकुलर है वेक्टर ए के, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर ए के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्री। तो आप ये लगा सकते हो कि सर तब तो tan अल्फा जो फॉर्मूला था b sin थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, उसका यूज करने का वक्त आ गया है, तो हमने उसका यूज किया है ना। तो अल्फा की जगह 90 डिग्री b sin थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, है ना। अब यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी इज इक्वल टू b sin थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। फिर वही डूइंग इधर उधर, तो b sin थीटा बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा, समथिंग बाई इन्फिनिटी लेट्स टू जीरो प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा की वैल्यू माइनस ए, है ना। ये हमने क्यों निकाली? क्योंकि सर आपको ये एक फॉर्मूला पता है और इसमें आप अगर बी कॉस थीटा पुट कर दोगे तो ये मालूम ये निकल जाएगा। ये आपको पहले से डिसाइड करना होगा कि आपका बढ़ना किस रास्ते में है, आपको किस रास्ते प्रोसीड करना है सॉल्यूशन के लिए, है ना। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसमें बी कॉस थीटा की वैल्यू माइनस ए पुट कर दी, 2a इंटू माइनस ए माइनस 2a स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज 2a स्क्वायर दैट इज बी इज इक्वल टू ए रूट 2। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। सर ये तो काफ़ी लेंदी है सर। हाँ लंबा तो है, कंसेप्चुअल भी है, लेकिन इसको ट्रायंगल लॉ से भी बनाते हैं, है ना। ट्रायंगल लॉ से बनाने की कोशिश करते हैं तो देखिए एकदम सिंपल है। कैसे सिंपल है सो देखो, मैं इस जगह में इतने छोटे से जगह में हम लोग ट्रायंगल लॉ से बना सकते हैं। पहले देखिए करा कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो है वो वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है। तो पहले तीन वेक्टर माइंड में रखिए, कौन कौन? वेक्टर आर, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ये तीनों वेक्टर जो है सो ट्रायंगल पे होगा। हाँ सर होगा। एक परपेंडिकुलर का केस आ रहा है, मतलब कन्फर्म है कि ट्रायंगल कैसा होगा, राइट एंगल्ड होगा। ट्रायंगल कैसा होगा, राइट एंगल्ड होगा। हाँ सर। अब कह रहा था कि जो रिजल्टेंट वेक्टर था वो परपेंडिकुलर था, तो ये आर परपेंडिकुलर था किसके, तो ए के, मैग्नीट्यूड में बराबर था किसके, तो ए के, मतलब ये रिजल्टेंट वेक्टर, ये वेक्टर ए, तो तीसरा वाला कौन, वेक्टर बी, और ये एंगल कितनी 90 डिग्री। तो सर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या था, मतलब सीधा सीधी बोलो ना कि इसका लेंथ क्या था। हाँ सर। अब इसका लेंथ कैसे निकाल दो, यूज पाइथागोरस थ्योरम, है ना। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर, देख लो निकाल दो, यू विल गेट ए रूट 2, है ना। सिंपल था ना। हाँ सर समझ में आ गया होगा आई होप। ये आप दोनों रूल अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। कंसेप्चुअली आप अगर एक्सप्लेनेशन के थ्रू जाएं तो ये भी सही है, ये भी गलत नहीं, ये भी तो नॉलेज ही है भाई, ये भी तो कॉन्सेप्ट ही यूज किया मैंने। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आप दोनों मेथड से बना सकते हैं, है ना। समझ में आ रही बात। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। तब तक इसके सॉल्यूशन को अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो, मैं स्लाइड कर दे रहा हूँ। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है ना। मैं वहाँ बताऊँगा। अगर उससे भी ज़्यादा कोई डिटेल में डाउट पूछना हो आपको तो आप मेरे से व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, है ना। मैंने पिछले लेक्चर में भी अपना व्हाट्सअप नंबर दिया था, इस लेक्चर में मैं दे रहा हूँ। आपको दिक्कत हो आप मेरे से इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। ये जो प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये आपको खुद सॉल्व करना है। दिस इज़ योर होमवर्क। मुझे इसका सॉल्यूशन आप कमेंट सेक्शन में देंगे। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तीनों वेक्टर्स के लिए चाहिए। क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूँ। दो फोर्स वेक्टर्स हैं, एक का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है और दूसरे का मैग्नीट्यूड 12 न्यूटन है। दोनों फोर्स वेक्टर्स को किस एंगल पे ऐड किया जाए कि रिजल्टेंट वेक्टर 17 न्यूटन हो, 7 न्यूटन हो और 13 न्यूटन हो। तीनों रिजल्टेंट के लिए मुझे अलग अलग एंगल निकालनी है। ये आप निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में इसका सॉल्यूशन देंगे। दिस इज योर होमवर्क मेरे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की बात करें।
फॉर द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स टू बी मैक्सिमम व्हाट मस्ट बी द एंगल बिटवीन देम, है ना, एंगल क्या होना चाहिए उनके बीच, ये भी आपका होमवर्क होगा। हालांकि ये मैं हिंट दूं तो इजी है, क्योंकि जो एंगल है उसी पे रिजल्टेंट डिपेंड करता है ना। और एंगल हम लोग एंगल का कौन सा रेशियो लेते हैं, तो क्लियर कॉन्सेप्ट है कौन, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जो भी मैक्सिमम वैल्यू होती है उसके हिसाब से आप वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। ये आपके लिए हिंट है, इसका यूज करके मुझे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आप कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नोट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये भी आपका होमवर्क ही है, मुझे इसका भी सॉल्यूशन आपके द्वारा कमेंट सेक्शन में और व्हाट्सएप पे चाहिए। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, वेरी सिंपल, आप इसको नोट भी कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। इसका सॉल्यूशन मुझे कमेंट सेक्शन में आप जितनी जल्दी देंगे मुझे उतना अच्छा लगेगा, है ना। और भी प्रॉब्लम्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा या फिर अगले लेक्चर में अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। आप इसको बनाएंगे, प्रॉब्लम्स अलग अलग लेवल का होगा, कॉम्पिटिटिव लेवल का भी होगा और बोर्ड लेवल के भी प्रॉब्लम्स होंगे। ये भी आप इसको भी एज ए होमवर्क नोट कर लो। आपको करना क्या है इसमें, सो देखिए, एक मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, बाकी आप नोट करें, है ना। देखिए, अगर ये ट्रायंगल है ए बी और सी, तो आपके इसमें ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग का एक्सप्रेशन लिखना है। मीन्स इसमें से कौन रिजल्टेंट वेक्टर होगा और कौन दो वेक्टर्स होंगे जिनका सम वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, उसको आपको एक्सप्रेशन के रूप में लिखना है ना। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मान लिया आपको तीन वेक्टर्स दिख रहे हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। क्या इसमें रिजल्टेंट वेक्टर कौन होगा, तो याद कीजिए मैंने ओरिएंटेशन वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि दो सीधा और एक उल्टा, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर बी। फर्स्ट में वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर बी। उसी हिसाब से सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, फिफ्थ के लिए आपने हमें इसका आंसर लिख के कमेंट सेक्शन में बताना है ना। आई होप यहाँ तक प्रॉब्लम्स आपके समझ में आया होगा, है ना। अगले क्लास में मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको ढेर सारा प्रॉब्लम्स दे दूंगा और हम लोग टॉपिक्स को आगे स्टार्ट करेंगे। तब तक कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेजूंगा, या उस व्हाट्सएप पे हो आप उस व्हाट्सएप पे भी मुझे प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं, मैं सॉल्यूशन आपको सेंड कर दूंगा, है ना। तब तक के लिए एनसीईआरटी बुक्स पढ़िए, एससी वर्मा की बुक पढ़िए, उससे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, है ना। अगले क्लास में हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर स्टार्ट करेंगे। हाँ, एक लॉ बच गया, पॉलीगॉन लॉ हम लोग पढ़ेंगे और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के टॉपिक को स्टार्ट करते हुए हम लोग यूनिट वेक्टर्स में प्रवेश करेंगे, है ना। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।